जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रोशन सर का जो बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम लोग कवर करते जा रहे हैं सीरीज बाय सीरीज। तो यह सीरीज जो होगा यह पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 में जो है इसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख चुके थे। ठीक है, तो सोचते हैं कि एक ही वीडियो में 100 प्रश्नों को देख लें तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी भी हो जाएगा। तो यह पार्ट नंबर 2 बनने वाला है। इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक को हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जो आप लोग के जानते भी हैं कि यह बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो सीरीज है ये 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था 16/7/2023, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग 50 से 51वां नंबर प्रश्न तक हम लोग शुरू करते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 51 नंबर प्रश्न कहता है अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए थे। तो इसमें दो योजनाएं हैं, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इन्होंने टोटल कितने वर्ष 2023 अप्रैल में कितने वर्ष इन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये 7 साल जो है यानी 7 वर्ष इन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं ये दोनों योजना मिल करके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को यह योजना शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना 2023 में 7 वर्ष पूरा कर चुका है। ठीक है, यह किसके लिए योजना था, तो किसानों को उपज को बेहतर बनाने के लिए यह योजना को शुरू किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 52 नंबर प्रश्न है बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये है पश्चिम बंगाल में। किस में है, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन में बक्सा पूछा है, कभी कभी आपको बुक्सा भी दे देता है, तो भी आप लोग को घबराना नहीं है। बुक्सा या बक्सा पश्चिम बंगाल में ही है। और पश्चिम बंगाल में जो है सो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन से नदी को मिलने से, दो नदियों के मिलने से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, पश्चिम बंगाल और कोलकाता यहाँ पर बांग्लादेश में। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 53 नंबर प्रश्न। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को 53 नंबर प्रश्न आ भी गया है। चलिए, तो 53 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो संविधान का जो आर्टिकल 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। किसी तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये धर्म से स्वतंत्रता से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। तो भाग नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किसको, कौन से भाग को कहा जाता है, 3। याद रखने के लिए आसान तरीका है कि देखिए जब हम लोग लिखते हैं भाग, तो हमारे भारतीय संविधान में भाग कुल कितने हैं, 22 है। और अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने हैं, तो अनुच्छेद 395 है। अब कभी हम लोग भूल सकते हैं या भूल जाते होंगे आप लोग कि अनुच्छेद कितना है और भाग कितना है। तो देखिए भाग और अनुच्छेद एक बार जरूर लिखिएगा। अनुच्छेद 12 शब्द दिख रहा है भाग के तुलना में, तो ये 12 भी होगा 22 से, तो 395 है। और भाग कुल कितना है, 22 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 नंबर प्रश्न कहता है कि नामीब मरुस्थल स्थित है। तो नामीब मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। कुल महाद्वीपों की संख्या कितना है, 7 है। पहला कौन सा महाद्वीप है, तो पहला आपका एशिया महाद्वीप है जिसमें हम लोग आते हैं। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। चौथा कौन हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। चौथा
दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। पश्चिमा कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिमा हो जाएगा आपको अंटार्कटिका, पश्चिमा हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। और छठा कौन सा हो जाएगा, यूरोप। और सातवां हो जाएगा ओशिनिया। ओशिनिया को ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया क्यों बोलते हैं भाई, तो ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ओशिनिया महाद्वीप जो है ना, ये जो लिखे हैं ओशिनिया, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं, ओशिनिया, ठीक है। ये जो ओशिनिया महाद्वीप है, ओशिनिया जो महाद्वीप का नाम है, ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप का नाम हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है इस महाद्वीप पर, इसीलिए ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया के भी नाम से जानते हैं। तो ये नाभिक मरुस्थल किस महाद्वीप में है, अफ्रीका में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, संस्कृति का पालना या सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, यानी हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जाने वाले। इनके जन्मदिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, तो इनके जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। इनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी इनका कहना था कि कोई भी हम लोग आंदोलन करेंगे तो अहिंसक होना चाहिए, किसी भी सरकारी या निजी व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब महात्मा गांधी, तो 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किए थे। यह पुस्तक का रचना कब किया गया था, 1909 ईस्वी में। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रचा गया था, क्योंकि इनका घर कहाँ था महात्मा गांधी का, तो पोरबंदर गुजरात में था। कहाँ पर, पोरबंदर गुजरात में था। तो ये बुक जो था वो गुजराती भाषा में लिखा हुआ था। किस भाषा में, गुजराती भाषा में भी लिखा गया था। आइए अगला 56 नंबर प्रश्न को देखिए, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये 2023 के डाटा के अनुसार है, ठीक है, क्योंकि 2023 का यह पेपर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीके श्रीवास्तव। पीके श्रीवास्तव जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब वर्तमान का बात पूछा है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था होती है। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या है, तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो भारत में या केंद्र सरकार के अंदर जो भी भ्रष्टाचार होते हैं उसको रोकने का काम कौन करता है, ये आयोग करता है। और इस संस्था का जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, पीके श्रीवास्तव। कौन है, पीके श्रीवास्तव। संस्थानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब किया जाता है, कौन सी सिफारिश पर, तो ये संस्थानम समिति की सिफारिश पर। कब, 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा यह एक प्रस्तावना पारित किया जाता है, इसके अंतर्गत इसे स्थापित किया जाता है सतर्कता आयुक्त को। अगला क्वेश्चन कहता है 57, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, यानी कि दोनों को एक साथ बैठक के लिए क्या क्या गणपूर्ति चाहिए, तो ये दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/10 होनी चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। कोरम या गणपूर्ति किसे कहते हैं, तो जो सदस्य की लोकसभा और राज्यसभा की जो न्यूनतम संख्या होती है, यानी 1/10, इसे क्या कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में गणपूर्ति भी पूछ सकता है, तो कभी कोरम भी पूछ सकता है। जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है, अगर यानी 1/10 होना चाहिए, इससे कम सदस्य हो ही नहीं सकता है, नहीं तो बैठक नहीं होगा। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। क्या होता है, पीठासीन अधिकारी को लेकर के यह 10वां हिस्सा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 58 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन
प्रकाशित करता है? तो ये वित्त मंत्रालय करता है और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय तो वर्तमान में अभी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। किसमें? ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जारी किया जाता है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी इसको डाटा को इंक्लूड किया जाता है कि देश के सामने कौन कौन सी आर्थिक चुनौती, कौन कौन सी संकट आने वाली है, इसे कैसे निपटा जा सकता है, किस क्षेत्र में कितना जो है सो इन्वेस्ट करना होगा। 36,000 का 10%, तो ये तो मैथ है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखिए। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी वर्षों के उपभोग से, तो वैसा संसाधन, देखिए संसाधन जो होता है कई भागों में बांटा जाता है, लेकिन टोटली हम लोग पढ़ते हैं कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक मानव होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं। तो पहला नंबर कि एक संसाधन जो होता है प्राकृतिक में ही कि वैसा संसाधन जो खत्म हो सकता है उसे अनवीकरणीय कहते हैं, और नहीं खत्म होता है उसे नवीकरणीय कहते हैं। यानी वर्षों भर उपयोग के बाद जो समाप्त हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन, यानी खत्म होने वाले संसाधन। क्या बोला है कि नहीं खत्म होने वाला संसाधन, तो यहाँ पर बोला है कि समाप्त होने वाला, तो समाप्त यानी न से नहीं खत्म होने वाला, और यहाँ पर देख सकते हैं अनवीकरणीय मतलब समाप्त होने वाला। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे अनवीकरणीय कहते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। यानी जो समाप्त नहीं होने वाला है उसे अनवीकरणीय, और समाप्त होने वाला नवीकरणीय। ठीक है, उल्टा याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आगे कौन सा होगा? अब अनवीकरणीय का कुछ पॉइंट दिया गया है कि अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि खत्म होने वाला संसाधन को अनवीकरणीय और न से, तो पहले हम तरीका जो बताए तो वही सही था। नवीकरणीय संसाधन मतलब नहीं खत्म होने वाला, अनवीकरणीय संसाधन मतलब खत्म होने वाला। तो कोयला खत्म हो सकता है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन को बनने में लाखों करोड़ साल लग जाते हैं। कितना समय? लाखों करोड़ साल लग जाते हैं, लेकिन इसको एक बार ख़त्म करने के बाद दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ये अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। किसे? अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है। कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला होता है। दूसरा कोयला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बिटुमिनस। हम आपको ये भी अभी बताएंगे कि भारत में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस कोयला होगा। तीसरा कोयला का जो प्रकार है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट कोयला कहते हैं, जिसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो कोयला होता है उसे पीट कहते हैं। तो सबसे घटिया कोयला पूछेगा तो पीट कोयला कहिएगा। कौन सा? घटिया कोयला पीट। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो सबसे सर्वाधिक अच्छा, तो अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट। भारत में पाया जाने वाला कोयला कौन सा होता है? तो ये बिटुमिनस होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक या सर्वोत्तम कोयला जो माना जाता है ईंधन का, एंथ्रासाइट होता है। क्या एंथ्रासाइट भारत में पाया जाता है? नहीं। याद कैसे रखेंगे बिटुमिनस को? तो बी से होता है भारत और बी से होता है बिटुमिनस। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं।
तो जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। यानी कहीं पे मान कर चलिए कि किसी भी तरीके से कोई भी जीव जंतु अगर पृथ्वी या मलबे में दब गया तो उसके बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं? अब जीवाश्म बोलते हैं। उसके सड़े हुए भाग को क्या बोलते हैं? जीवाश्म। जीवों के परिरक्षित अवशेष जो बच जाते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर के अपघटन यानी कि गल पच जाने के बाद तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु लेकिन कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन यानी कि वह गल पच पूरी तरह से नहीं सकता है। तो जो शरीर का कुछ भाग बचा हुआ रहता है, नहीं गलता है, उसे ही हम लोग अवशेष कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में क्या होगा भाई? तो यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाता है, देखिएगा कोई कीट जो है कीट पतंग होता है कि मरने के बाद गर्म मिट्टी में क्या हो जाता है? सूख कर कठोर हो जाता है, एकदम चैला हो जाता है, तो वो नहीं सड़ते हैं, तो उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए। जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म के कितने पुराने हैं? तो इस बात के आकलन करने के लिए दो घटक होते हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेंटिंग। फॉसिल डेंटिंग के माध्यम से कि कौन जीवाश्म कितना पुराना है हम लोग किसे पता करेंगे? सापेक्ष के माध्यम से और फॉसिल डेंटिंग के माध्यम से। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। अगर लाखों करोड़ साल दबे रह जाते हैं तो वो किसका रूप ले लेता है? चट्टान का रूप ले लेता है। वहीं देखते हैं कि चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब चट्टान में जीवाश्म होगा, किसी भी जीव जंतु का अवशेष होगा, और किसी में भी नहीं भी रहता है, किसी में रहता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना किससे संबंधित है? तो एससी से। किसे? एससी यानी शेड्यूल कास्ट से। शेड्यूल कास्ट। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि की साधन है। यानी जो हरिजन जाति जिसमें अनुसूचित जाति आते हैं, एससी आते हैं, उनको यह कुछ प्रोत्साहन राशि दिया जाता है ताकि वो अपने शिक्षा को और बेहतर से बेहतर कर सके, यानी अपने शिक्षा को प्राप्त कर सके, ग्रहण कर सके। उनके लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक सहायता राशि के रूप में दिया जाता है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है। इसे 1989 से 90 में लड़कों के लिए भी शुरू किया गया था। तो सबसे पहले यह योजना जो था यह सिर्फ लड़कियों के लिए ही शुरू किया गया था 1961 से 1966 तक, ठीक है। लेकिन 1989 से 90 में इसमें लड़कों को भी यह योजना मिलना या लाभ मिलना शुरू हो गया तथा 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया, इसमें सुधार किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा बाबू जगजीवन राम योजना में कब सुधार किया गया? तो 2008 एवं 2018 में 2 बार संशोधन किए गए हैं। 1989 से 90 में लड़कों को ऐड किया गया मिलना ये योजना का लाभ, और 1961 से 66 में लड़कियों को सिर्फ मिलता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए 63 नंबर कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वैसा कंपनी जिसका ऑफिस यानी जिसका व्यवसाय और रोजगार भारत में भी है और विदेश में भी उसका कंपनी चल रहा है। तो ऐसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर बहु का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहु का मतलब होता है बहुत, और राष्ट्र का मतलब होता है देश। यानी एक से अधिक देशों में उसका अगर ऑफिस खुल रखा है, वैसा कंपनी जिसका एक से अधिक देशों में व्यापार चलता है, ऑफिस है, ठीक है, तो उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि बहुत देशों में उसका व्यापार चलता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा BSNL। क्या हो जाएगा? BSNL जो यहाँ पर देख रहे हैं। और BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, और इसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड होता है, जो एक भारतीय कंपनी है। यह सिर्फ भारत में ही इसका व्यवसाय चलता है, ऑफिस चलता है, लेकिन इसको भारत सरकार में भी, भारत में भी इसको चौपट करके रख दिया है। प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दे दिया और BSNL को डुबा दिया, ठीक है। तो ये बेचारा अभी 3G पर 4G पर भी काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये BSNL जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बाकी रैनबैक्स है, टाटा मोटर्स है, एशियन पेंट्स है, लेकिन BSNL नहीं है,
ठीक है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां से संबंधित है, जबकि वहीं पर हम लोग देखें कि रैनबैक्स दवाई बनाने वाली कंपनी है, और एशियन पेंट यह तो एक पेंट की कंपनी है, नाम से स्पष्ट रहा होगा। ये सभी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी है, ठीक है, ये सब भारत की ही कंपनी है। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो स्वयं को अपने कार्य देश में शामिल करती है, लेकिन अपनी शाखाएं सहायक कंपनियों के आदि के नेटवर्क के माध्यम से अन्य देशों में अपना क्या रख चुका है, तो व्यवसाय चलाता है दूसरे देशों में भी, उसे क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63 था। तो 64 नंबर प्रश्न की ओर आइए। चलिए, 64 नंबर प्रश्न कहता है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो कौन सी मिसाइल को ये भारत की स्वदेशी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, इन्होंने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन के इसमें ऐड किया है। तो वह कौन है, पाइथन 5 है। कौन सा है, पाइथन 5। और भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम तेजस है, तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करने वाला, हवा से हवा में मार करने वाला एयर टू कॉम्बैट मिसाइल को ऐड किया है। कौन, तेजस किया है, जिसका नाम क्या है, पाइथन 5 है। यह सिर्फ हवा से ही हवा में दुश्मनों को मार कर गिरा सकता है। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो ये रामनाथ कोविंद थे। कौन थे, रामनाथ कोविंद, जो बिहार के क्या थे, तो बिहार के राज्यपाल थे और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है। अब बिहार, तो बिहार की स्थापना कब होता है, तो बिहार की स्थापना 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को स्थापना हुआ था। 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि बिहार में आते हैं कोई भी गेस्ट और अतिथि तो सबसे पहले क्या देते हैं, जल देते हैं यानी पानी। तो 22 मार्च को पानी दिवस यानी जल दिवस भी मनाया जाता है। अब बिहार, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री यानी सीएम श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। लेकिन प्रथम महिला पूछेगा तो राबड़ी देवी हो जाएंगे। प्रथम महिला सीएम बिहार के कौन थे, तो ये राबड़ी देवी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन वहीं पूछेगा कि प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब बिहार, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में जिला कितना है, तो बिहार में जिला की संख्या 38 है। बिहार में प्रमंडल कितना है, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 गो है। इसको हम ट्रिक से अभी बताएंगे कि बिहार में प्रमंडल कुल कैसे याद रखिएगा, ठीक है। अनुमंडल पूछेगा तो अनुमंडलों की संख्या जो है वो 101 है। क्या है, 101 है। सबसे नयका जिला कौन सा है, तो सबसे नयका जिला है अरवल। कौन सा है, अरवल जिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा है, अरवल है, ठीक है। चलिए, और बिहार के बारे में क्या देखेंगे, चलिए, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा कि बिहार के प्रथम वो प्रथम तो नहीं कह सकते, बिहार के राज्यपाल जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए भारत के, तो वे थे रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि राज्यपाल अगस्त 2015 से जून 2017 तक इन्होंने रहे हैं और ये 14वें क्रम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है। तो ये जो नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। किसमें, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये नाथपा काकड़ी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। याद रखने वाला बात क्या है, यह किस नदी पर बनाया गया है, हिमाचल के सतलज नदी पर बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 67 नंबर।
कहता है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या होते हैं? तो चमगादड़ तथा पक्षी के जो पंख होते हैं वो समवृत्ति होते हैं। क्या होते हैं? एनालॉगस अंग होते हैं, ऑर्गेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। समजात अंग किसे कहते हैं? तो समजात अंग उसे कहते हैं जो अंग का कार्य जो होगा वो एक हो, यानी उसका कार्य एक होगा, बनावट एक होगा, लेकिन उसका नेचर जो होगा वो अलग होगा, उसे क्या बोलेंगे? समजात अंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर की समवृत्ति होता है। चमगादड़ यानी जिसको बहादुर बोलते हैं, और ये पक्षी के पंख क्या होते हैं? समवृत्ति होते हैं। ठीक है, एनालॉगस होते हैं। अब यहाँ पर हम समवृत्ति के बारे में समझ लेते हैं कि समवृत्ति आखिरकार क्या होता है। तो पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है। चमगादड़ का जो पंख बनता है देखिएगा कि उसका उंगली का फैला हुआ भाग रहता है, ठीक है, उसमें, ठीक है। लेकिन परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बनता है, यानी कि उसकी जो आगे वाला जो अग्रबाहु त्वचा होता है शरीर का पक्षी का, उससे फैला होता है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर होता है। आगे कहते हैं कि वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए, लेकिन सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। ठीक है। 68 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या कहता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 68 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो भारत का सबसे प्रथम पार्टी 1885 में इसकी स्थापना होता है। और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये चुनाव जो चिन्ह है, याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा छाप है। स्थापना 1885 में होता है। वहीं बीजेपी का पार्टी का स्थापना 1980 में होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन यानी A.O. ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में किया जाता है। तो ये किसके द्वारा स्थापित होता है? तो ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तो इसकी स्थापना 1885 में इसकी स्थापना होता है। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी प्रथम बैठक होता है। अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे तथा सचिव थे A.O. ह्यूम। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, और सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे। अगला 69 नंबर प्रश्न है, E20 क्या है? तो E20 एक अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। क्या है? अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण रहता है, यानी मिलावट रहता है। ठीक है। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल का लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखिए। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण मतलब क्या होता है? तो बनाना। तो डैश एक तत्व है जो प्रोटीन को बनाने में इसका संश्लेषण में किया जाता है। तो संश्लेषण प्रोटीन को बनाने में किसका यूज किया जाता है? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N होता है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है,
78%, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आता है तो ये 21% होती है, ठीक है। उसके बाद CO2, तो CO2 वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी इसका पॉइंट को देख लेते हैं। तो कहता है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन तत्व पादप यानी पेड़ पौधा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधा में नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण से तैयार किया जाता है। वातावरण में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%, अभी हम आपको बताए हैं, यानी वायुमंडल में। परंतु पादप से गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेस एवं नाइट्राइट्स के रूप में यह प्रयोग करता है। अगला 71 नंबर प्रश्न को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है 21, तो याद रखेंगे कैसे? तो 100 से होता है शांति, 100 से होता है शांति, और जब 21 लिखेंगे ना, 21, तो 21 के लास्ट में भी आता है 100, तो 100 से शांति और 100 से 21, यानी ई से 21, तो याद रखिएगा। तो शांति 21 सितंबर को, ठीक है। चलिए, और 100 से सितंबर भी होता है, तो देखिए याद रखिएगा 100 से सितंबर, 100 से शांति, और 21 लिखिएगा तो 21 आ जाएगा आपको 100 से, ठीक है। फर्क इतना है कि कोई तालाब्य 100 है तो कोई मूर्धन्य है, लेकिन उससे थोड़ा सा इतना तो हेल्पफुल हो ही सकता है। चलिए अगला नंबर पॉइंट को देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसका थीम था शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। ये था 2023 का इसका थीम। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो वो अभिनेता थे कौन? शॉन कॉनेरी। कौन थे? शॉन कॉनेरी। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता थे शॉन कॉनेरी थे। शॉन कॉनेरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित, यानी इस फिल्म के निर्माता कौन थे? तो इयान फ्लेमिंग थे। बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांस के लिए स्वर्ण मानक बन गई थी, ठीक है। आगे 73 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में 124 अनुच्छेद जो है ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख करता है, यानी विवरण देता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या प्रावधान है? संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। और यह अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ आदि उल्लेख है। तो 124 से 147 में किसका क्या क्या उल्लेख है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, स्वतंत्रता इसकी कहाँ तक होगी, इसका न्याय क्षेत्र कहाँ तक ये न्याय दे सकता है, इसका कितना पावर होगा सुप्रीम कोर्ट के, इसके बारे में उल्लेख किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये रह चुका है चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे ज़्यादा बार खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। कितना बार? 5 बार। सबसे पहला जो इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत तो कब होती है? तो ये 2008 में होता है। किसके किसके बीच होता है? तो ये राजस्थान रॉयल्स के बीच होता है, ठीक है, और यह चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होता है। जिसमें से पहली बार इसका विजेता कौन रह चुका था? राजस्थान रॉयल्स रह चुका था, ठीक है। तो 2023 वाला विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है। और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन होते हैं? तो ये माही यानी कि MS धोनी होते हैं। कौन होते हैं? MS धोनी होते हैं, ठीक है, थाला। चलिए अगला को इसका पॉइंट को देख लीजिए कि IPL 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2023 में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। अब गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? तो हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या थे, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग याद रखेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है? 75 कहता है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कब किए थे? तो ये गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया, वर्ब वर्ब दिया गया है तो इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन 76 देखिए कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो ये भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व क्या बनता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 76 है। चलिए, तो ये बनता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन जिसे कहते हैं NSSO का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना यानी जांच करना। ठीक है, NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन, इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। 50 में देश के आंकड़ों संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने, यानी कि देश की जितनी भी सारे आंकड़ा का संबंधित आवश्यकता पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, उसको पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए, यानी कि राष्ट्र का आय कितना आ रहा है तो इसको पता लगाने के लिए इसकी स्थापना किया गया 1950 में। संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण यानी जाँच करने के लिए इसके उद्देश्य के लिए इसे स्थापना किया गया था। 77 नंबर प्रश्न कहता है भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल है। कौन है, अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी तो हम लोग देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। तो महान्यायवादी का पद कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका उल्लेख कहाँ है, तो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इसका कोई लिमिट कार्य नहीं होता। ठीक है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के कहने पर। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमनी हैं। तो वर्तमान में कौन है अभी, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अगला 78 कहता है NVS-01 एक क्या है। तो NVS-01 जो है एक तरह का उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। ठीक है, यह एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट किसे, नेविगेशन, N से नेविगेशन, V से क्या होगा, तो N से नेविगेशन, V से, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो नेविगेशन सैटेलाइट है और श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में यह पहला है। ठीक है, सैटेलाइट के दूसरी पीढ़ी का यह पहला उपग्रह है। अब NVS उपग्रह को GSLV F-12 व्हीकल यानी रॉकेट से छोड़ा गया था। तो GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बताइएगा। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो NVS-01 को उपग्रह को किसे छोड़ा गया था, तो GSLV F-12 रॉकेट से छोड़ा गया था। 29 मई 2023 को इसे सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया गया। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है बसकियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया है। ये यशवंत व्यास के द्वारा किया गया था। बसकियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक को संकलित किया गया था यशवंत व्यास जी के द्वारा। किसके द्वारा, यशवंत व्यास जी के द्वारा। यह किताब गुलजार की फिल्में, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाता है। तो ये किन के बारे में है, तो गुलजार जी के बारे में है। वह उनकी क्या पसंद थी, क्या वो फिल्में, कविता, दर्शन और जीवन शैली के बारे में उसका उल्लेख किया गया है। तो यह मैथ है, तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला 81 नंबर प्रश्न को देखिए क्या बोला। 81 कहता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया। तो ये भगत सिंह ने किए थे। भगत सिंह खुद नौजवान थे तो भगत सिंह ने किए थे नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में। कब, 1926, लेकिन कहाँ, पंजाब में किए थे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबिल दास और यशपाल थे। इनके अन्य सदस्य जो थे इनमें शामिल थे, इनमें सपोर्ट थे, वो थे छबिल दास और यशपाल, इनके सपोर्टर थे। अगला 82 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल इन द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब ही सक्सेडेड बिकॉज ही हार्ड वर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा वर्केड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्केड, बिकॉज ही वर्केड, क्या हो जाएगा, वर्केड हो जाएगा।
चलिए तो इसको हम क्या डिफिनीशन को देखें। 83 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करता है? तो ये करता है नीति आयोग। अब नीति आयोग, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? या योजना आयोग, तो ये दोनों का अध्यक्ष पीएम होते हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होता है। नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग को भंग कब किया गया? तो इसको भंग किया गया 31 दिसंबर 2014 को, क्योंकि मोदी जी 2014 में चुनाव जीतते हैं। और योजना आयोग का स्थापना किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने योजना आयोग की स्थापना किए थे। तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं नीति आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका हम लोग देख लेते हैं डिफिनीशन। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 88.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रहा था और 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक इसमें तीसरे स्थान पर था। अगला कहता है कि तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ताप मापने की विभिन्न पैमाना है, अब उसको अलग अलग पैमाने को हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेल्सियस पैमाना, इस पैमाना पर जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक का मतलब क्या होता है? तो जितना डिग्री पर पानी गर्म होता है उसे क्वथनांक बोला जाता है। जितना डिग्री पर पानी गर्म होता है उसे क्वथनांक। तो पानी गर्म कितना डिग्री पर होता है? 100 डिग्री पर। और जब जमता है, तो जब जल जितना डिग्री पर जमता है उसे हिमांक बोलते हैं, तो 0 डिग्री पर जमता है। केल्विन पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक यानी कि केल्विन पैमाना में जल कितना डिग्री पर गर्म होता है? तो 373.15 केल्विन पर पानी गर्म होता है, लेकिन सेल्सियस में 100 डिग्री पर गर्म होता है, 0 डिग्री पर जमता है। लेकिन केल्विन में 373.15 केल्विन पर उबलता है और 273.15 केल्विन पर जम जाता है। फ़ारेनहाइट में वही पानी का स्थिति देख लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट में इस पैमाने पर जल का क्वथनांक यानी जो पानी जो उबलता है वो 212 फ़ारेनहाइट पर और जमता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रोमर पैमाना में तो पानी 80 डिग्री पर खौलता है और 0 डिग्री पर जम जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का कौन है भाई? अगला है 85 नंबर प्रश्न। 85 कहता है कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। मणिपुर एक ऐसा राज्य है, इसका राजधानी कहाँ है? कमेंट्स में बताएंगे। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है मणिपुर या भारत आप लोग कह सकते हैं। तो भारत के राज्य का है मणिपुर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, यह तैरते हुए द्वीप पर पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में से फुमदी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लामजाओ को फुमदी कहते हैं। 86 नंबर प्रश्न कहता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो ये दी जाती है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त यानी कि दाहिना हाथ के नियम के अनुसार। अब इसका हम देख लेते हैं कि प्रेरित धारा मतलब उकसा रहा है, तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यानी कि दिया जाता है। तो ये दाहिना हाथ, ये तो दाहिना हाथ का सिंबल है, तो देख लीजिए दाहिना हाथ के अंगुली में अंगूठा जो है आपको चालक की गति को दर्शाता है कि कितना गति से चाल कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र को ये ई वाला फिंगर दिखाता है और आपको चालक में प्रेरित विद्युत धारा को ये जो बीच वाला से होता है उसका बगल वाला जो होता है वो चालक में प्रेरित धारा को दर्शाता है कि कितना धारा गति में है। आगे पॉइंट कहता है कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा इस प्रकार फैली जाती है। अब देखिए इसका नाम भी यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि अंगूठे को तो तर्जनी किसको बोलते हैं और मध्यमा? तो तर्जनी बोलते हैं ये वाला को। ठीक है, तर्जनी बोलते हैं हम लोग ये वाला को तर्जनी बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। मध्यमा
चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दिखाता है और अंगूठा हमें चालक की गति को दिखाता है, चालक की गति को दिखाता है अंगूठा। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और बीच वाला उंगली तथा अंगूठा इस प्रकार फैलाई जाती है कि तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत। अंगूठा चालक की गति की दिशा को दिखाता है, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, जबकि मध्यमा जो उंगली होती है वो चालक में प्रेरित धारा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला 87 नंबर क्वेश्चन, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था, जिसे अभी नाम बदल करके नरेगा किया गया है। नरेगा की मनरेगा किया गया है, तो पहले नरेगा था, अब मनरेगा किया गया है। तो ये इसकी शुरुआत होती है 2006 में। कब, 2006 में मनरेगा की शुरुआत होती है। अब इसका नाम बदल करके क्या नरेगा किया है कि। तो भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से होती है और आंध्र प्रदेश राज्य एकमात्र राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। वदलाम्बली जिले के अनंतपुर गांव से इसकी शुरुआत होती है। अब आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी कहाँ है, तो अमरावती है, अमरावती है। क्योंकि इससे पहले हम लोग जानते थे कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो हैदराबाद। क्योंकि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग राज्य के रूप में बनता है, तो इसकी राजधानी जो है वो हैदराबाद हो जाती है। तो 10 साल तक जो है वो हैदराबाद राजधानी रहती है तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। उसके बाद 10 साल के बाद अमरावती को अभी हाल फिलहाल में इसको शिफ्ट किया गया है। तो 14 के बाद क्या हो जाएगा, 25 से तो 10 साल पूरा है। ठीक है, पूर्व में इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसे नाम बदल करके मनरेगा किया गया है। ठीक है, तो यानी कि जब स्थापना हुआ 2 फरवरी 2006 को, इसका नाम था नरेगा, लेकिन अब 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा किया गया। क्यों मनरेगा किया गया, क्योंकि ये लक्ष्य था गांधी जी का, सपना था गांधी जी का। तो गांधी जी को 2 अक्टूबर को हर साल इनके जन्म दिवस के रूप में, अहिंसक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मनरेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, अंग्रेजी वाला है। कि इसमें कहता है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट दिया है, कहता है एवरीवन कॉल्स हिम क्या कहता है, पीस मेकर्स कहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर, ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या डिफाइन करना क्या है। अगला 89 नंबर प्रश्न कहता है आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं, यानी कि आँख से संबंधित रोगों के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसके हम लोग बोलते हैं ओफेथेल्मोलॉजी। क्या कहते हैं, ओफेथेल्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओफेथेल्मोलॉजी कहते हैं। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा के यानी कि डॉक्टर को ओफेथेल्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी उटपटांग नाम है। अगला है 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों से नहीं है। तो ये है, ये खत्म नहीं हो सकते, ये गलत है, ये खत्म होते हैं। खनिज संसाधन खत्म होते हैं, ये प्राकृतिक प्रतिक्रिया द्वारा बनते हैं, बिल्कुल सही। हम लोग खनिज संसाधन किसको कहते हैं, जो पृथ्वी से निकालते हैं, कोयला, सोना, हीरा, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या खनिज संसाधन है। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही है। इनका फैलाव एक समान नहीं होता है, बिल्कुल सही। कहीं ज़्यादा कहीं कम मात्रा हो जाते हैं, कहीं बहुत मिलते हैं, कहीं कम मिलते हैं, कहीं नहीं ये मिलता है। तो इसकी खपत नहीं हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा खपत होगा और एक बार ख़त्म हो गया तो इसको बनने में लाखों करोड़ साल लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकते, ये विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरणीय किया जा सकता है। नवीकरणीय मतलब कहने का मतलब है कि ये खत्म होने वाला संसाधन है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। तो खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत के पाए जाते हैं। 91 नंबर प्रश्न है कि कोरापुट खान भारत के किन राज्य में स्थित है, तो ये है ओडिशा में। क्या है, ओडिशा। और ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। क्या है, भुवनेश्वर। तो कोरापुट खान भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है और यह ओडिशा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियों पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है जिसका संकेत Al, परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। और यहाँ पर कहता है उड़ीसा के अन्य खनिज कौन कौन सा है, तो उड़ीसा में कोयझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी ये सब क्षेत्र है जो खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। 92 नंबर प्रश्न कहता है औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, तो औरंगजेब की मृत्यु भाई कब हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु, तो औरंगजेब की मृत्यु हुआ था कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में। कब हुआ, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होता है। 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातः काल के नमाज संपन्न करने के बाद
अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और अहमदनगर कहाँ है? गुजरात में। तो ये नमाज पढ़ने के बाद इसको क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके शव यानी कि लाश को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चार दीवारी यानी 4 दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया था। ठीक है, दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का नाम जन्म 1668 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1707 ईस्वी में उज्जैन के निकट। अब उज्जैन कहाँ है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर इसका जन्म होता है 1668 में, और मरता है जाकर गुजरात में 1707 में। दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। तो इसके माता का नाम क्या था? तो मुमताज था, शाहजहां की पत्नी थी। किस मूल्य में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? कौन से मूल्य में सरकार फसलों की समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो ये करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य में। किसमें करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में घोषणा करती है। आगे आइए इसका हम देख लेते हैं पॉइंट कि सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य को यानी MSP को घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे बोलते हैं, और कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार इसे तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। यानी कि यह जो है सरकार के द्वारा जो तैयार किया जाता है यह योजना को, जिसके माध्यम से क्या होता है कि इसे एक बाजार में मार्केट में फिक्स प्राइस हो जाता है कि किसान को इतना रेट मिलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो अर्धपारगमय मतलब जिससे थोड़ा थोड़ा आर पार दिख सके, पारगमय मतलब पूरा आर पार दिख सके, और अपारगमय मतलब पूरा पूरा आर पार नहीं दिख सके। तो जल के अणुओं की अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा गति प्रासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। प्रासरण के माध्यम से ही पेड़ पौधा में जल जो है वो जड़ से ऊपर की ओर बढ़ती है, जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं। प्रासरण की प्रक्रिया में जल यानी विलायक किसको कहते हैं? तो जल में जो घुल जाता है उसे विलायक कहते हैं कि अणु अर्धपारगमय झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। तो प्रासरण के माध्यम से क्या होता है कि अर्धपारगमय झिल्ली जहाँ पर कम जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है वहाँ पर यह ज़्यादा भेजने का काम करता है। प्रसारण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगमय झिल्ली के संभव नहीं हो सकता है। तो प्रसारण की क्रिया जो है वो अर्धपारगमय झिल्ली के बिना नहीं हो सकता है। प्रसारण के उदाहरण क्या है? तो प्रसारण द्वारा पौधे अपने मूल रोम मतलब जड़ के माध्यम से भूमि से वो पानी को अवशोषित कर लेता है, जो हम आपको पहले ही बता चुके। पौधे के कोशिका में जल का संचलन प्रसारण विधि द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी पेड़ पौधा अपना जो पानी लेता है पृथ्वी से प्रसारण विधि के माध्यम से। आगे कहता है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सुयानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि तनिक भी चतुराई। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 10वां का ये जो हिंदी है उससे लिया गया है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक स्यानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द जो नेक स्यानप है इसका अर्थ यही होता है कि तनिक थोड़ा या कम या अल्प उसे कहते हैं। स्यानप का मतलब होता है चतुराई, नेकु मतलब तनिक थोड़ा कम या अल्प यानी कम, और स्यानप का मतलब होता है चतुराई यानी कि थोड़ा चतुराई या तनिक चतुराई। आगे कहते क्या था? विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। उपयुक्त पद रीतिकालीन कवि घनानंद की पंक्ति हैं। किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये घनानंद के द्वारा का यह पंक्ति है जो हम आपको बताए हैं, जिसमें प्रेम के वियोग पक्ष को वर्णन किया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं 96 जो अंग्रेजी का है, और इसमें क्या कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होगा? डैश दे लेफ्ट ईयरली दे वर्ल्ड हैव रिचेड बाय नाउ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैड दे लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रिचेड बाय नाउ हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। तो कोइलवर पुल कहाँ है? तो सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सोन। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये याद रखेगा। ठीक है, तो ये याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है सोन नदी। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सोन। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है।
जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 ईस्वी में किया गया था। जिसकी स्थापना इस पुल का कब किया गया था, क्विलवर पुल का 1856 में, लेकिन इसकी शुरू कब किया गया, 1862 से इसकी शुरुआत किया गया। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 98 नंबर। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन थे, तो वही विराट, कौन हो जाएंगे, विराट हो जाएंगे, नहीं सॉरी फाफ डुप्लेसिस था। क्या था, IPL रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था, तो फाफ डुप्लेसिस। 2023 में कौन था, फाफ डुप्लेसिस था। 12 मार्च 2022 को पूर्व RCC कप्तान विराट कोहली ने 2022 में RCC 12 मार्च 2022 को पूर्व RCC कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डुप्लेसिस को कमान सौंपेंगे जो RCC के नए कप्तान होंगे, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, तो ये नंबर हम लोग का क्वेश्चन कौन था भाई, 98। तो 99 नंबर क्वेश्चन इधर होगा। हाँ, अब यहाँ पर क्या कहता है, और पॉइंट है कि फाफ डुप्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2023 का 16वां संस्करण, ये भी याद रखिएगा कि 2023 में 16वां संस्करण है, तो 24 में कौन सा संस्करण होगा, 17वां, 25 में कौन सा संस्करण होगा, तो ये 18वां। अब 2025 में जो IPL होने वाला है 2025 में, यहाँ पर महंगे खिलाड़ी कौन है, तो महंगे खिलाड़ी कौन है, सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी 2025 का कौन है IPL का, तो ये है ऋषभ पंत। कौन है, ऋषभ पंत है। कितना करोड़ में बिके हैं भाई, तो ये बिके हैं 27 करोड़ में। कितना, 27 करोड़ में बिके हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन आते हैं, तो इसके आते हैं श्रेयस अय्यर। कौन आते हैं, श्रेयस अय्यर आते हैं। ये बिकते हैं 26 करोड़ 75 लाख में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन वही महिला यानी कि WIPL वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के संस्करण में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, स्मृति मंधाना है। कितना, स्मृति मंधाना। ये सिर्फ मात्र जो है 25 लाख है, 25 या 75 लाख ऐसी है। ठीक है, यानी कि समझिए कि 100 लाख से आधे की ना, 100 लाख नहीं है, 25 या 75 लाख ऐसी है। ठीक है, ऐसी है, एक्यूरेट डाटा याद नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी महिला में स्मृति मंधाना है। अब देख लेते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग 2023 IPL का 16वां संस्करण था। इसके विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रहा 2023 में। 5वीं बार जो है सो इसकी बार चेन्नई सुपर किंग्स में जीत हासिल कर चुका है, 5वीं बार मुंबई इंडियंस भी, तथा उप विजेता इसमें गुजरात टाइटंस था। क्या था, गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस के जो कप्तान थे शायद हार्दिक पांड्या थे ना, हाँ हार्दिक पांड्या थे, जो उसमें काफ़ी ट्रोल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या था, तो इसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन वर्ल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। इसका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम था। अब हम देख लेते हैं कि समझौते से कार्रवाई तक तथा जैव विविधता का पुनर्निर्माण इसका थीम था। 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक फैलाता है 22 मई को। और जैव विविधता दिवस 2022 की थीम है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ये 2022 का है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अगला 100 नंबर प्रश्न कहता है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किए थे, तो ये किए थे सारनाथ से। कहाँ से, सारनाथ से। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किए थे। महात्मा बुद्ध उरुबेला वर्तमान में बोधगया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उरुबेला बोधगया में पड़ता है। बोधगया का कहाँ पड़ता है, बिहार में। सारनाथ आए, यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, जो 5 सन्यासी थे उनको सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे, उसी को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 100 नंबर प्रश्न। 100 कंप्लीट हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई के प्रति व्यस्त रहिए। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा बुक का, कौन कौन सा प्रैक्टिस का आप लोग को वीडियो चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद।